हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज बड़े दिनों के बाद आपसे डिस्कशन करने का मौका मिला है और मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैडम ने वादा किया था कि इस बार असिस्टेंट अकाउंटेंट की फुल क्लासेस फ्री में अपलोड करवाएंगी, लेकिन करवा नहीं पाई। तो अब आगे के लिए हम ये देखते हैं कि अब आगे हम क्या कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि मैं क्यों आपके साथ डिस्कशन नहीं कर पाई। इसकी एक बहुत बड़ी वजह रही कि लास्ट अक्टूबर से लेकर इस बार तक अभी तक मैं हेल्थ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रही अपनी, और अब भी मैं परेशान हूँ। और मैंने सोचा कि हॉस्पिटलाइज होने से पहले और आगे भी 2 महीने तक मेरा ट्रीटमेंट चलने वाला है, तो उससे पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कशन कर लूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपकी यूके ट्रिपल एसएससी की नई वैकेंसी आने वाली है, जो कि बहुत ही कम पोस्ट है, और उन पोस्ट को इंक्रीज़ कैसे करा जाए, और जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ है उसमें कट ऑफ क्या रहनी चाहिए, किसको टाइपिंग टेस्ट के लिए प्रिपेयर होना चाहिए क्या नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और जो बच्चे डिमोटिवेट हो गए हैं किसी वजह से, जिनके नंबर कम आ रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए अब आगे के लिए, क्योंकि हमारी काफ़ी तैयारी हो चुकी है और अब हमारे लिए क्या रहता है, रिवीजन रहता है। लेकिन रिवीजन एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें जितना ज़्यादा हम कर लेंगे उतना ही हम रट लेंगे। देखो, सबसे पहला एक काम मेरे हिसाब से आप लोगों को करना चाहिए, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कि आपको क्या करना है, कोई भी एक कोर्स परचेज़ करना है। इसके लिए आप चाहे अफेयर्स विद बिजनेस का कोर्स लें, चाहे आप आरपीएससी अड्डा का कोर्स लें, या ये कोर्सेज़ मैंने नोटिस करे हैं कि ये अच्छे कोर्सेज़ हैं। और एक एनबी कॉमर्स हब वाले सर भी पढ़ाते हैं। ये 3 कोर्सेज़ मुझे लगता है कि उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट में जो पेपर आता है उसमें काफ़ी कुछ इनसे आता है। तो ये कोर्सेज़ काफ़ी अच्छे हैं, आप इनमें से कोई भी परचेज़ कर सकते हैं। ये परचेज़ करने के लिए क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि देखो, जो भी आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड करवाता है, चाहे उसमें मैं हूँ, चाहे उसमें कोई और भी हो, तो वो उतने डेडिकेशन से पढ़ा नहीं पाता। कोशिश तो हम पूरी करते हैं, लेकिन देखिए इस बार भी क्या हुआ कि लास्ट अक्टूबर से अब तक मैं पढ़ा नहीं पाई। लेकिन जब आप किसी का कोर्स परचेज कर लेते हैं तो उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है आप लोगों का कोर्स पूरा करवाने की, और फिर आपको प्रैक्टिस सेट्स भी मिल जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फ्री क्लासेस तो आपको जिसकी भी मिलती रहे, चाहे मॉक टेस्ट मिले, चाहे वैसे कोई आपको पढ़ाए, तो आपको वो ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। लेकिन अच्छा ये रहेगा कि एक कोर्स परचेज भी कर लिया जाए। उससे क्या रहेगा, आपके ऊपर भी बर्डन रहेगा कि आपने उस कोर्स के लिए पैसे दिए हैं, और दूसरे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है आपको पूरा कोर्स करवाने के लिए। बाकी मैं आपके साथ हुई बीच बीच में मोटिवेट करने के लिए, एक डोज आपको प्रोवाइड करवाने के लिए। तो चलिए बात करते हैं पहले तो इस एग्ज़ाम की, जो एग्ज़ाम अभी हुआ है उसमें कट ऑफ क्या रहनी चाहिए। देखो, मेरे हिसाब से 60+ जिसके भी मार्क्स है इन एनी कैटेगरी, उसको टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए। और SC ST के अगर 55 या 52+ मार्क्स हैं तो उन्हें तैयारी कर लेनी चाहिए। टाइपिंग टेस्ट के लिए तो आपको बुलाया ही जाएगा, और टाइपिंग टेस्ट देना अच्छी बात होती है, आपकी प्रैक्टिस इंक्रीज होती है। जितना भी आप टाइपिंग कर लेंगे तो आपके लिए आगे के लिए भी बेटर रहेगा। हिंदी टाइपिंग आती है इसमें, आपको सबको ही पता है किस वाले सॉफ्टवेयर पे आती है, तो देवनागरी पे आप करते रहिए तैयारी। बस वैसे ही आपको एक पैराग्राफ दिया रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपको दूसरे पैराग्राफ में उसको लिखना होता है, सेम वही करना होता है। इतना कोई टिपिकल नहीं होता। जिसके अच्छे मार्क्स होते हैं वो पहले ही कॉन्फिडेंट होता है और वो क्या कर लेता है, आराम से इसको क्लियर कर लेता है। तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। टाइपिंग टेस्ट के लिए मैंने पहले भी कहा था कि जिसके अच्छे मार्क्स होते हैं उसके वो हमेशा ही टाइपिंग टेस्ट में जल्दी से कोई बाहर नहीं होता है। ठीक है, तो कट ऑफ मेरे हिसाब से जनरल हो, ओबीसी हो, कोई भी हो, अगर 60+ आपके मार्क्स हैं तो आपको ज़रूर से तैयारी करनी चाहिए टाइपिंग टेस्ट की। और अगर आपको कॉल आए तो आपको टाइपिंग टेस्ट देना भी चाहिए। तो ये तो रही लास्ट एग्जाम के बाद, पोस्ट बहुत ही कम थी, 63। ये मैंने आपको बता दिया कट ऑफ क्या रहनी चाहिए और किसको तैयारी करनी चाहिए टाइपिंग टेस्ट के लिए। लेकिन अब देखो, नेक्स्ट जो आपकी इन्होंने यूके ट्रिपल एसएससी ने कहा है कि जो आपकी पोस्ट आने वाली है, वो कह रहे हैं कि 36 पोस्ट नवंबर में, नवंबर 14 के लिए उन्होंने कहा है। खैर, थोड़ा बहुत तो आगे पीछे हो ही जाता है, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है मेन कि हमारी पोस्ट कैसे इंक्रीज़ हो सकती है, जो कि हमें केवल 36 पोस्ट हो रही हैं। उसके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखो 2-4 काम आपको करने पड़ेंगे, आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे, तभी पोस्ट इंक्रीज़ हो पाएगी। मैं यहाँ से बैठकर कुछ नहीं कर सकती हूँ और कोई दूसरा भी आपके लिए नहीं करेगा। आपको खुद ही घर से बाहर निकलना पड़ेगा और खुद ही आपको बात करनी पड़ेगी। देखो, जाकर सबसे पहले लेखा निदेशालय में आपको आरटीआई लगानी है। खुद से लगाएंगे बहुत ही बहुत अच्छा है, ऑनलाइन लगाएंगे तब भी आप आराम से लगा सकते हैं, लगानी आपको ज़रूर चाहिए। उससे क्या होगा, आपको ये पता चलेगी कि कितनी पोस्ट वैकेंट है, और ये काम जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको करना होगा। जितना आप लेट करेंगे, देखो दिवाली का टाइम भी है, दशहरा का टाइम भी है, जितना आप लेट करेंगे उतना आपका काम लेट होता चला जाएगा। और फिर अगर एक बार नोटिफिकेशन निकल जाता है, फिर उसके बाद बड़ी दिक्कत आती है पोस्ट इंक्रीज़ करवाने में। कुछ स्टूडेंट मैंने देखे कि जो ये 63 की पोस्ट थी उसमें ही ये 36 ऐड करवाने के लिए कह रहे थे। लेकिन भला ऐसा कभी भी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता है कि बाद में पोस्ट को इंक्रीज़ की जाएगी। ठीक है ना, तो आपको ये काम करना ही करना है। क्या करना है कि आपको लेखा निदेशालय में जाकर पोस्ट को इंक्रीज़ करवाना है, सॉरी आरटीआई लगानी है। उससे हमें पता चल जाएगी। और मैं आपको गारंटी के साथ ये बात कह सकती हूँ कि आपको वहाँ से 200 से 250 पोस्ट मिल जाएंगी जो कि वैकेंट है, और जिन्हें फिलअप करना ही करना है। तो एफर्ट डालेंगे तभी कुछ अच्छा होगा। इसके बाद सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एग्जाम हमारा इतना अच्छा नहीं हुआ है 63 पोस्ट वाला, अब टेंशन दिमाग में क्या है कि 36 पोस्ट वाला कैसे अच्छा करें। पहली बात तो पोस्ट इंक्रीज़ करवानी है हमें किसी भी तरह करके, कोई बदतमीजी नहीं करनी है, कुछ नहीं करनी है, सिंपल आरटीआई लगानी है। आरटीआई लगाने के बाद एक ज्ञापन देना है मुख्यमंत्री जी को,
और भी काम करने हैं जहाँ जहाँ से आप कर सकते हो। जैसा पिछली बार के लोगों ने मेहनत करी थी असिस्टेंट अकाउंटेंट में, उसी तरह आप करके आप अपनी पोस्ट क्या करवा सकते हो, इंक्रीज़ करवा सकते हो। अब इसके बाद पढ़ाई कैसे करें। देखो बच्चों, आपने भी कुछ तो पढ़ाई होगा इस बार। 6 यूनिट्स थी आपकी, तो आप में कम से कम 3 यूनिट आपकी पक्की होंगी, है ना। कोई भी अदर सोर्सेज आपको नहीं लेना है। इस बार का एग्जाम देके आपको ये पता चल गया होगा कि कितना डीप वो लोग आपसे पूछ रहे हैं। देखो क्वेश्चन पेपर मैंने भी देखा था, मुझे जो महसूस हुआ कि क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन है ट्रिकी। अगर हम दिमाग लगा के किसी टॉपिक को, किसी कंसेप्ट को क्लियर करेंगे ना, खुद से भी, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, अपने आप से भी पढ़ेंगे ना किसी एक टॉपिक को और बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे 2-4 बार। एक बार से तो बात ही नहीं बनती है। एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, तीसरी बार उसके नोट्स बनाएं और चौथी 5वीं बार आप उसका रिवीजन करें, तो ये बात मानी ही नहीं जा सकती कि आपको वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। सारी चीज़ें किस पे हैं, कंसेप्ट पर है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्या कर सकते हैं, आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर हार्ड नहीं था, क्वेश्चन पेपर इजी टू मॉडरेट था, लेकिन क्वेश्चंस क्या थे, ट्रिकी थे। और ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भाई दिमाग तो लगाना ही पड़ता है। आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसके हिसाब से आपको माइंड तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले जो आपकी पक्की यूनिट्स हैं उनको तो आप रिवाइज करते रहिए, छोड़ने की जरूरत नहीं है। उससे रिलेटेड नया कुछ ऐड हो रहा है, मीन्स दैट करंट अफेयर्स में कुछ है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें हो गई, जैसे आपका बजट हो गया और आपके कुछ नई योजनाएं हो गई, इससे रिलेटेड आपके जो टॉपिक है उनसे रिलेटेड अगर कुछ भी आ रहा है तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और फिनेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिस बार आपने देखा भी होगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। बाकी अगर 100 में से 15 क्वेश्चन आपको नहीं भी आते हैं, बिल्कुल भी नहीं आता है, तो तुक्के लगाने की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें छोड़ देने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर नाम लाना है तो 70 अबव क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे और वो बिल्कुल सही करने पड़ेंगे, उसमें नेगेटिव मार्किंग के चांस नहीं होने चाहिए। और ये कब होगा, ये तब होगा कि जब आपने जो आपका पिछला जितना भी सिलेबस था वो आपने रिवाइज कर लिया और नया आप उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते गए। मैंने पिछली बार भी कहा था कि टाइम बहुत है और अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए, लेकिन अब किसी स्टूडेंट ने करा होगा और किसी ने नहीं करा होगा। लेकिन इस बार निराश नहीं होना है, अभी भी आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 मंथ का टाइम है। बहुत लंबा टाइम है, 6 महीने बहुत होते हैं किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इसे क्रैक कर जाएंगे। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, टेंशन की वजह से ही हम क्या होते हैं, परेशान होते हैं। तब हम पढ़ भी नहीं पाते और आगे भी कुछ नहीं कर पाते। तो आपको ये बहुत अच्छी तरह पता है कि जो अकाउंटेंट की वैकेंसी आती हैं, जो हम कॉमर्स वालों के लिए वैकेंसी आती हैं, वो बहुत रेयर होती हैं। उसमें सपोर्ट करने वाले भी जल्दी से नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि सिर्फ ये कॉमर्स वालों की होती है, तो सिर्फ कॉमर्स वाले ही एफर्ट लगा सकते हैं। तो एफर्ट तो हमें खुद ही लगाने पड़ेंगे, कोई और आपके बारे में नहीं सोचेगा। आरटीआई लगाइए, पता करिए कि कितनी पोस्ट वैकेंट है, फिर उसके हिसाब से आप मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे सकते हैं और जगह भी आप दे सकते हैं। आप आयोग में भी एक ज्ञापन दे सकते हैं और आप लेखा निदेशालय को भी ज्ञापन दे सकते हैं कि सर आप लोगों ने इतनी वैकेंट बताई है तो इतने पे आप पोस्ट निकलवा लीजिए। बहुत एक्टिव स्टूडेंट आपको बनना पड़ेगा अपने लिए। सिर्फ देखो, ये 2026 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2027 में इलेक्शन है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि 2026 में हम जितना बेनिफिट ले सकें ले लें। वैकेंसी तो फिर भी आती रहेंगी, लेकिन हमें ये नहीं सोचना है कि अब अगली वैकेंसी, अब अगली वैकेंसी। हमें ये सोचना है कि ये लास्ट वैकेंसी है और इसमें हमें करना ही है। तो मिलते रहेंगे बीच बीच में, तबीयत ठीक रहेगी तो ज़रूर मिलती रहूँगी, और अगर तबीयत तो ऐसी ही चल रही है फिर देखा जाएगा। लेकिन हाँ, अगर कोई टॉपिक ऐसा हो कि जो आपको लगे कि बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप मेंशन कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उससे रिलेटेड नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूँ, क्योंकि नोट्स मेरे पास रखे हुए हैं सारे, बस मैं पढ़ा नहीं पाई। मजबूरियाँ इंसान के साथ ऐसी हो जाती हैं कि क्या करें। चलिए छोड़िए, दैट्स नॉट अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो इसी बात को करने के लिए मैं आपके साथ आई थी। तो आप देख लीजिए अब आपको कैसा करना है, कैसा आपको कोई ग्रुप बनाना है, उस ग्रुप में डिस्कशन करना है। मैं आपको इतना ही गाइड कर सकती हूँ और मैंने आपको गाइड कर दिया। बीच बीच में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। लगे रहिए अपनी पढ़ाई में, और अपने साइड में आपका ये भी काम करना है कि आपको आरटीआई लगानी है और भी काम करना है, लेकिन पढ़ाई आपको बराबर रखनी है। ठीक है, ओके, बाय बाय।